Welcome to the third part and most important part of solution chapter, from which the question has been asked maximum times in both CHSE and CPSE. Okay, so the third part is colligative properties. So let us start from a theoretical question. I have written the question: define colligative properties. What do you mean by elevation of boiling point? Discuss how will you calculate the molecular mass of solute from elevation of boiling point measurement. Colligative properties का definition देख लेते हैं पहले. Colligative properties are those which depends upon the quantity of solute present in the solution and not on the nature of solute. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम उनको बोलते हैं जो कि सॉल्यूट के क्वांटिटी या मात्रा के ऊपर डिपेंड करते हैं. कौन सा सॉल्यूट है, कैसा सॉल्यूट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट. ओके, 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से, इसलिए मैंने नहीं लिखा. So the 4 colligative properties are RLVP, the first one, relative lowering of vapor pressure. मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन सकते हो, बुक्स में भी देख सकते हो. 4 colligative properties आपको मिल जाएंगी. So the first one is relative lowering of vapor pressure. The second one is elevation of boiling point. The third one is depression in freezing point, and the fourth one is osmotic pressure. So maximum questions has been asked from elevation of boiling point and depression of freezing point, and both the formulae are nearly equal. You can see in the next slide. Okay, so what is colligative properties? Colligative properties are those which depends upon the quantity of solute present in the solution and not on the nature of solute. Okay, so what is elevation of boiling point? It has been observed that when there is a प्योर सॉल्वेंट, मान लो हमने सिर्फ वाटर ले लिया, ठीक है, तो हमको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है. लेकिन मैं अगर उसमें सॉल्ट या शुगर डाल दूं तो सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि मैंने सॉल्यूट ऐड करने के बाद फॉर्मेशन हुआ. तो जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा आफ्टर एडिशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर. मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से अगर लोअर फ्रीज करेंगे, माइनस में चले जाएंगे, तब जाकर वो सॉल्यूशन फ्रीज होगा. ठीक है, तो जब भी सॉल्यूट ऐड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन एनी सॉल्यूट इज एडेड टू एनी सॉल्वेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस and becomes higher than the boiling point of pure solvent. This increase in boiling point is called elevation of boiling point. यहाँ पे आप इसको पॉज करके लिख सकते हो डेफिनेशन. ठीक है, हम चलेंगे फिर नेक्स्ट स्लाइड में. जो उसने दिया हुआ है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो जो फार्मूला एक आएगा उसको लेके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो वाला फार्मूला पे चलते हैं. सो यहाँ पे मैंने ले लिया लेट टी बी नॉट, यहाँ पे 0 दे दिया, उसको नॉट बोलते हैं. टी बी नॉट दैट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, खाली वाटर मान लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट. टी बी हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट आया उसको बोलते हैं टी बी. तो हम देख सकते हैं कि टी बी का वैल्यू टी बी नॉट से ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू इंक्रीज और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला, टी बी माइनस टी बी नॉट. सिंस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो किस पे डिपेंड करेगा,
क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें कैसे पता चलेगा? कंसंट्रेशन से पता चलेगा। और कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मोलालिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। और मोलालिटी का डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम पहले सही लेते हैं। कंपोनेंट 1 इज सॉल्वेंट, कंपोनेंट 2 इज सॉल्यूट। सो उसी हिसाब से W2 हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, W1 हो जाएगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल M1 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सिमिलरली M2 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और जो भी हमारा वैल्यू है वो हमने डाल दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया W2 बाय M2, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर दिया हुआ है कि मान लो 200 ग्राम का वाटर लिया हुआ है तो हम 200 बाय 1000 करेंगे। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 ग्राम्स ऑफ वाटर है, ठीक है, तो हमने क्या किया, W1 बाय 1000 किया, मतलब 200 ग्राम्स बाय 1000 कर लिया। तो अब वो 200 ग्राम्स नहीं रहेगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 200 केजी डालते नहीं है, 200 ग्राम्स डाल देते हैं। ये हमेशा याद रखो कि अगर अब अपना क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला में 1000 आ रहा है, मतलब आपने उसको W1 से डिवाइड किया है, तो W1 का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा केजी में आएगा। किस में आएगा? केजी में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्लियरली। ओके, सो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो गया। प्रोपोर्शनलिटी कंस्टेंट हमने एक मल्टीप्लाई कर लिया जो हो गया के बी, उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, उसी को मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और उसी को एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो मोलालिटी का फॉर्मूला जब डाल देते हैं हम तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, यहाँ पे 1000 हमने डिवाइड किया हुआ है W1 के नीचे, तो W1 की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा केजी में आएगी, ग्राम्स में नहीं। तो M2 को इधर ले लेते हैं, डेल्टा टी बी को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो हमें मिल गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो हम जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे यही वाले फॉर्मूला से करेंगे। और फ्रीजिंग पॉइंट का भी जो फॉर्मूला आएगा सिमिलर एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा। यहाँ पे डेल्टा टी एफ हो जाएगा जो कि हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे के बी के जगह पे के एफ आ जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ये आ गया एक 2024 में CHSC के बोर्ड्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.25 केल्विन। बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब प्योर बेंजीन दिया हुआ है, मतलब बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 353.25 केल्विन। फिर उसने बोला कि when 3.65 grams of a non-volatile solute was dissolved in 180 grams of benzene, then the boiling point raised to 354.11। मतलब इतने ग्राम्स का कोई सॉल्यूट हमने ले लिया, उसको 180 ग्राम्स के बेंजीन में डाल दिया, तो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 354.11 केल्विन हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो। तो आराम से, कोई नहीं, देख लेंगे, जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, आराम से आंसर निकल जाएगा। देखते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारा। गिवन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन जो कि है प्योर सॉल्वेंट, TB नॉट दैट इज इक्वल टू 353.25 केल्विन। 3.6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का गिवन मास, सो W2 हो गया 3.6 ग्राम्स। 180 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट का गिवन मास, W1 इज इक्वल टू 180 ग्राम्स। बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ के हो गया, मतलब TB इज इक्वल टू
354.11 केल्विन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। सो 354.11 केल्विन माइनस 353.25 केल्विन निकाल लेते हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो बना सकूँ, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन से आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे बोर्ड्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 0.86 केल्विन। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, हमेशा याद रखो जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, मान लो डेल्टा टी बी या डेल्टा टी एफ यहाँ पे आता है, ये अगर केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट केल्विन में इसको पुट कर लिया। लेकिन मान लो अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होता कि पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, फिर 102 मतलब 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना इन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। तो केल्विन में कितना इंक्रीज होगा? तो आप सोचोगे कि डिग्री सेल्सियस केल्विन उसमें फ़र्क है 273, तो 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब 273 प्लस 2 इज इक्वल टू 275 केल्विन इंक्रीज होगा। लेकिन ये सही नहीं है, ठीक, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में करोगे उसकी वैल्यू जो आएगी, 102 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन करोगे उसकी वैल्यू उससे 2 ही ज़्यादा आएगी। मतलब बोलने का अर्थ ये है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ा या टेम्परेचर कितना घटा, वो डिग्री सेल्सियस में उसकी वैल्यू जितनी आएगी केल्विन में भी उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी। मतलब ये मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.86 केल्विन दैट इज इक्वल टू 0.86 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में इंक्रीज जो होगा डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज भी वही होगा। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के वैल्यूज अलग हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री बढ़ेगा तो केल्विन में भी कितना बढ़ेगा? 1 केल्विन ही बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक, ओके। और क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बस इतना ही दिया हुआ है। के बी दे दिया है, के बी इज इक्वल टू 2.53 केल्विन के जी पर मोल। पूछा हुआ है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। डालते हैं फॉर्मूला, M2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख लेते हैं, M2 इज इक्वल टू के बी W2 1000 बाई डेल्टा टी बी W1। के बी W2 1000 बाय डेल्टा टी बी W1। यहाँ पे हमेशा याद रखो कोई भी वैल्यू डालो हमेशा यूनिट के साथ डालो। बार बार बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए। के बी 2.53 केल्विन के जी पर मोल। W2 दिया हुआ है 3.6 ग्राम्स। 1000 हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पे W1 की वैल्यू किस में आएगी? kg में आएगी। डेल्टा टी बी 0.86 केल्विन, W1 180 kg नॉट ग्राम्स। ये जो मैं बोल रहा था क्योंकि 1000 हमने डिवाइड किया है, ठीक है। बस देख लो क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? ग्राम्स पर मोल रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ग्राम्स पर मोल, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है ग्राम्स पर मोल। बस ये जो कैलकुलेशन है इसको आपको कर लेना है। 2.53 इंटू 3.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.86। तो हमारा यहाँ पे आ गया 58.84 ग्राम्स पर मोल। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जो जो वैल्यूज़ हैं उसको देख सकते हो, उनको डाल सकते हो और आसानी से आंसर्स निकाल सकते हो। यहाँ पे वीडियो का पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। बाकी और कौन सा क्वेश्चन आया है इससे देखते हैं आगे।
ठीक है, ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछा है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, उसी हिसाब से जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो उसका भी सेम ही फॉर्मूला आएगा जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का आया था। यहाँ पे देख लो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी W2 1000 बाय M2 W1। तो उसका भी उसी हिसाब से हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ W2 1000 बाय M2 W1। ठीक है, तो उसको वहाँ पे लिख लेंगे, उसी हिसाब से देख लेंगे क्या आएगा हमारा। क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक मैं गिवन लिखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है ऑलरेडी। फार्मूला में लिख लेता हूँ यहाँ पे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ W2 1000 बाय M2 W1। दिस इज द फार्मूला वी विल अप्लाई हियर। दिया है 125.6 ग्राम्स ऑफ सल्फर इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। मतलब यहाँ पे सल्फर हो गया हमारा सॉल्यूट और बेंजीन हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सल्फर पहले से ही हमने ले लिया है, कंपोनेंट 1 इज ऑलवेज सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट 2 इज ऑलवेज सॉल्यूट। सो सल्फर का गिवन मास W2 दैट इज इक्वल टू 25.6 ग्राम्स। ओके, dissolved in 1000 ग्राम of benzene W1 is equal to 1000 grams। इसको अगर हम डालेंगे, ये जो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 kg आ जाएगा। मतलब यहाँ पे W1 का वैल्यू या तो हम 1000 kg डाल सकते हैं अगर ऊपर 1000 रहेगा, अगर ये वाला 1000 को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या डाल सकते हैं, 1 kg डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ही चीज़ मान के चलेंगे कि जो भी ग्राम्स में वैल्यू होगा वही डालेंगे, लेकिन उसको केजी करके लिखेंगे क्योंकि ये वाला 1000 हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय 0.512 केल्विन। मतलब इतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ that is equal to 0.512 Kelvin। सो दिया हुआ है कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा इनडायरेक्ट दिया है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। मतलब यहाँ पे पहले आपका निकलेगा M2, बट दैट इज नॉट द आंसर। आंसर क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा उतना मॉलिक्यूलर मास कितने सल्फर एटम्स का आएगा, वो हो जाएगा सल्फर का फॉर्मूला। ठीक है, पहले M2 निकालते हैं, फिर आपको बता दूंगा क्या करना है। तो ये W2 दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है, डेल्टा TF दिया हुआ है, KF शायद दिया हुआ था, मैंने मेंशन किया या नहीं किया। KF की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी क्योंकि M2 की ज़रूरत। ठीक है, तो KF शायद क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है KF फॉर बेंजीन इज इक्वल टू 5.12 केल्विन kg पर मोल। नहीं दिया हुआ तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन दिया हुआ था, मैं लिखना भूल गया था इसको। ओके, ठीक है, देख लेते हैं फिर। डायरेक्ट फॉर्मूला सब दिया हुआ है, बस फॉर्मूला डालना है। आते हैं फॉर्म। सो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सो M2 इज इक्वल टू जो वैल्यू है, M2 को इधर ले लेंगे, डेल्टा TF इधर आ जाएगा, KF W2 1000 बाय डेल्टा TF इंटू W1। सो M2 will be equal to
के एफ की वैल्यू कितनी 5.12 केल्विन के जी पर मोल, 5.12 केल्विन के जी पर मोल। फिर क्या दिया हुआ है W2 इंटू 1000, W2 25.6 ग्राम्स, 25.6 ग्राम्स इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ W1, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.512 केल्विन, 0.512 केल्विन, और ये हो गया 1000 kg। 1000 ग्राम दिया हुआ था, उसको हमने 1000 से डिवाइड किया है, इसीलिए हम यहाँ पे केजी डालेंगे। ठीक है, तो 1000 कट केजी कट केल्विन कट क्या बच जाएगा ग्राम्स पर मोल, जो कि है हमारा मॉलिक्यूलर मास का यूनिट। ये भी क्लियरली दिख ही रहा है कि 5.12 है, 0.512 है, इसको भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखो कैलकुलेटर की यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। तो 25.6 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 256 ग्राम्स पर मोल। So this is the molecular mass of the solute that is sulfur। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर क्या पूछा है कि what is the molecular mass of sulfur and what is the formula of sulfur। मतलब ये बोल रहा है कि कुछ सल्फर एटम्स हैं SX that is equal to 256। मतलब कितने सल्फर एटम अगर मिलेंगे तो उनका टोटल मास 256 आएगा। तो x का वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सो 256 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज इक्वल टू 8। सो इससे हमें पता चल गया देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर here is S8। सो ये वाला स्टेप हमें बस एक्स्ट्रा करना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद दिया है कि कितने सल्फर अगर मिलेंगे तो 256 टोटल मास होगा। तो हमने 256 को एटॉमिक मास ऑफ सल्फर से डिवाइड कर लिया, तो हमें मिल गया कि 8 सल्फर मिलेंगे। सो वी गेट द आंसर दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज S8। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। पहले मैं फास्ट वाला स्लाइड निकाल देता हूँ। ये हो गया हमारा, बस फार्मूला लिख लिया हमने, जो गिवन था वो वाला लिख लिया। डेल्टा टी एफ का फार्मूला याद रख लेना, डेल्टा टी एफ उसी से निकल जाएगा, बाकी सब दिए रहेंगे, या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट उसी से निकल जाएगा, बाकी सब दिए रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला, ऑल द वैल्यूज विल बी गिवन and you will only have to find out the answer of only one value। कोई सा भी पूछ सकता है, बाकी सब दिए रहेंगे। ठीक, फिर आ गया इसका आंसर। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। सो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ colligative properties, the two most important colligative properties from which most of the questions in CBSE and CHSE board exams has been asked। So I think it is clear to everybody, and for any doubts you can comment in the comment section so that I can clear that। okay, so चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैन ट हॉफ फैक्टर, जिससे ये वाला क्वेश्चन 2023 CBSE में आया हुआ है। तो वैन ट हॉफ फैक्टर है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लेंगे। सो व्हाट इज वैन ट हॉफ फैक्टर? एक्चुअली it has been observed that the experimental value of colligative properties, मतलब जो colligative properties हम निकालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो गया, तो उसमें ये देखने को मिला कि एक्सपेरिमेंटली जो हम सोच रहे हैं, थियोरेटिकली जो हम सोच रहे हैं कि इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इतनी फ्रीजिंग पॉइंट घटेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब करते हैं वैल्यूज़ डिफरेंट आते हैं। Theoretical value of colligative property and experimental value of colligative property, they are quite different from each other।
Why is that? Because the electrolytes either dissociate or associate. मतलब थोड़ा समझने का कोशिश करो। मान लीजिए हमने NaCl लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसको डिसोशिएट करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आएगा। जब हम कैलकुलेट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो NaCl मॉलिक्यूल के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि NaCl मान लीजिए एक ही आदमी है, ठीक है। NaCl एक आदमी, तो एक आदमी जाएगा कुछ काम करेगा। मान लो NaCl 10 अमाउंट का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो डिसोशिएट हो जाता है, Na प्लस और Cl देता है, Cl माइनस। तो हम जिसको सोच रहे हैं कि वो एक बंदा था, एक्चुअली में वो कितने बंदे निकले? 2 बंदे निकले। हम सोच रहे हैं कि वो 10 काम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना काम करेंगे? 20 काम करेंगे। Na प्लस 10 काम करेगा, Cl माइनस 10 काम करेगा। काम करने का मतलब समझ रहे हो? एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम सोच रहे हैं कि NaCl के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, लेकिन Na प्लस के लिए अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, Cl माइनस के लिए फिर और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा। मतलब we will observe the value of colligative property double than the theoretical value which we are thinking. मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगी, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ेगी, 1 इंटू 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर डिसोसिएशन होता है तो जितने भी आयन्स होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उतना गुना बढ़ जाएगा एक्सपेरिमेंटली। उसी हिसाब से अगर एसोसिएशन हो रहा है, मान लो 4 मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल हो गए, तो हमने तो 4 भेजा था, हमने सोचा कि 4 लोगों का काम करके आएंगे, लेकिन काम कितना करेगा? एक ही बंदा करेगा। तो हम जो सोच रहे थे कि एक्सपेरिमेंटली इतना आएगा, थियोरिटिकली इतना आएगा, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उससे 1/4 आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर 4 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन असल में कितना मॉलिक्यूल्स हो गया? 1 हो गया। तो हम थियोरेटिकली सोचेंगे कि 4 गुना आएगा, लेकिन आएगा 1 गुना। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विल बी 1/4 ऑफ थियोरेटिकल वैल्यू। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। डिसोसिएशन होगा तो जितना आयन्स आएंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उतना गुना बढ़ जाएगा। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो जितने मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं 1 उतना टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमको मान के चलना है। तो व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर? तो उसने दिया कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो द वेंट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ experimental value of colligative properties and theoretical value of colligative properties. Mathematically उसका सिंबल है I is equal to experimental, जो कि हमारा ऑब्जर्व भी है, और उसी को एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और एबनॉर्मल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल और कैलकुलेटेड और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। बोलने का बस समरी ये है कि वेंट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने बोला कि जब एसोसिएशन होगा तो हम जितना सोच रहे हैं काम उससे ज़्यादा होगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विल बी मोर एंड थियोरेटिकल वैल्यू विल बी लेस। सो द वैल्यू ऑफ I विल बी मोर वैल्यू बाय लेस वैल्यू, दैट इज I must be greater than 1 for dissociation reactions and for association reactions हम जितना सोच रहे हैं उससे काम कम होगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विल बी लेस एंड थियोरिटिकल वैल्यू विल बी मोर। सो लेस वैल्यू डिवाइडेड बाय मोर वैल्यू, सो द मैथमेटिकल वैल्यू विल कम लेस देन 1। सो दैट आई हैव रिटन इन द नेक्स्ट स्लाइड। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। For dissociation, I will be greater than 1. For association, I will be less than 1. 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको समझने के लिए। KCl मान लेते हैं K प्लस और Cl माइनस देता है, I का वैल्यू हो गया 2, तो क्योंकि 2 आयन्स निकल रहे हैं। CaCl2 का वैल्यू हो गया Ca2 प्लस 2Cl माइनस, 3 आयन्स निकल रहे हैं, इसलिए I का वैल्यू हो गया 3। यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है,
दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं, तो आई का वैल्यू हो गया 1/2। तो उसी हिसाब से आप लोग कर सकते हो। ठीक, तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी क्वेश्चन का पार्ट था असल में, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2023 में। वो पूछा है कि व्हाई इज द वैल्यू ऑफ वैन ऑफ फैक्टर फॉर इथानोइक एसिड इन बेंजीन इज क्लोज टू 0.5। ऐसा क्यों होता है कि वैन ऑफ फैक्टर का वैल्यू इथानोइक एसिड के लिए बेंजीन के मीडियम में 0.5 के आसपास आता है। 0.5 के आसपास मतलब हाफ आ जाता है। ये तो हमने पता कर लिया कि अगर डिसोसिएशन होगा तो बढ़ेगा 1 से ग्रेटर, अगर एसोसिएशन होगा तो 1 से कम। 0.5 मतलब 1/2, 1/2 मतलब दो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, जो कि हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में पढ़ते हैं। ये वाला डायरेक्ट, दिस इज अ स्टेटमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। द मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर, और डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स एक साथ रहते हैं मिलके। सो मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज और इन अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब बेंजीन जैसे, जो कि मोस्टली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, ये दिया हुआ है दूसरा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, एक के ऑक्सीजन के साथ दूसरे का हाइड्रोजन, एक के हाइड्रोजन के साथ दूसरे का ऑक्सीजन, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, इसलिए दो मॉलिक्यूल्स मिल के रहते हैं। अगर एसोसिएशन हो गया और दो मॉलिक्यूल्स हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा, नियरली इक्वल टू 1/2 और 0.5। सो दिस यू हैव टू राइट दैट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स exist as dimer, hence they have value of Van't Hoff factor nearly equal to half. Okay? और ये एक 2022 CBSE का MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट टेट्रामराइजेशन इन ए गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द Van't Hoff फैक्टर I इज। टेट्रामराइजेशन का मतलब क्या है देख लो। टेट्रामर, डाई का मतलब 2 है आपको पता है, ट्राई का मतलब 3 है, टेट्रा का मतलब 4, टेट्रामर का मतलब 4 मॉलिक्यूल्स टुगेदर, उसको बोलते हैं टेट्रामर। अगर 4 मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो रहा है तो Van't Hoff फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नियरली इक्वल टू 1/4। डिसोसिएशन होता तो उतना गुना हो जाता, एसोसिएशन हो रहा है मतलब 1/, उतना टाइम्स हो जाएगा। तो टेट्रामर मतलब 4 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, इसलिए Van't Hoff फैक्टर हो जाएगा 1/4। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस you will face in the board exams. So with this our solution chapter comes to an end, and in the next video we will discuss the important questions and concepts about the chapter electrochemistry. Till then, thank you, have a great day. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टाइम बहुत कम है, जितना भी है उसे में अपना बेस्ट देना है। थैंक यू।